अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एहसन बेग है, जैसा कि आप जानते हैं। और आज हमारे दरमियान जो है वो एक बहुत ही अजीम शख्स बैठे हुए हैं। नाम है उनका राजा अरशद। और आम पार्टी जो है, आम इंसान पार्टी, उसके ये चेयरमैन भी हैं। तो मैं चाहूँगा कि राजा अरशद साहब जो हैं आ, बगैर वक्त ज़ाया किए कि वो अपने बारे में थोड़ा सा ऑडियंस को बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सर? ठीक हैं? अल्लाह सबसे का पहले शुक्र तो सर, ठीक ठाक है। तो आप बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया कि मैं आपको इंटरव्यू दूं और आपसे बातचीत कर सकूं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा, आप राजा पाकिस्तानी के नाम से आप मशहूर हैं और आम इंसान पार्टी है उनके आप चेयरमैन हैं। तो मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि आप अपनी लाइफ जर्नी के बारे में कुछ मुख्तसर बताएं, ताकि हमारी ऑडियंस, वैसे तो काफ़ी सारे लोग आपको जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते तो थोड़ा बहुत आपका जो है वो और तारुफ होता चला जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने फरमाया, मेरा नाम राजा पाकिस्तानी है। सोशल मीडिया पे मैं राजा पाकिस्तानी के नाम से मशहूर हूँ। ओरिजिनल नाम मेरा राजा अरशद है और रावलपिंडी से मेरा ताल्लुक है। मैं बचपन से ही सियासत में हिस्सा ले रहा हूँ। मैट्रिक से ऑनवर्ड मुझे जब थोड़ी सी समझ बूझ हासिल हुई तो तब से मेरा इंटरेस्ट बना। पहले वेलफेयर के कामों की तरफ मैं ईदी साहब से बहुत ज़्यादा मुतासर था, तो उनकी वजह से मैंने ईदी साहब जैसा बनने की कोशिश की अपनी इब्तदाई ज़िंदगी में। तो एक एनजीओ भी बनाई और उसका नाम था फ्रेंड्स एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, जो कि तालीम के लिए काम करती थी। तो इस तरह से सिलसिला चलता रहा। बाद में मुझे पता चला कि ये जो मसाइल हैं मुल्क के, ये एनजीओ हल नहीं कर सकती। ना एनजीओ तालीम का मसला हल कर सकती है, ना सेहत का कर सकती है, ना कोई और मसला हल कर सकती है। तो फिर मैंने स्विच किया और मैं पॉलिटिक्स की तरफ आया। तकरीबन 27-28 साल की उम्र से मैंने प्रैक्टिकली जो है वो मुख्तलिफ सियासी जमातों में शमूलियत इख्तियार की, उनसे लर्न किया, सीखा और फिर इसके नतीजे में जो है वो हमारी एक जो सियासी समझ बूझ है वो डेवलप हुई। पता चला कि सियासी जमातें कैसे बनती हैं, इनके अंदर जो है वो किस तरह के लोग होते हैं, मेंबर्स का क्या किरदार होता है, इन्हें बनाता कौन है, इन्हें चलाता कौन है, इनको फंडिंग कहाँ से होती है। तो ये सारे मामला फिर रफ्ता रफ्ता जो है वो समझ में आते गए और हमने भी सियासत में कदम रखा। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे से आपने जो है कि वो डिस्क्राइब किया अपने आप को, अपनी पास की एफर्ट को। अच्छा चेयरमैन साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आम इंसान पार्टी, जिसके आप चेयरमैन भी हैं और आपका सियासी बहुत ज़्यादा वर्किंग भी है, तो ऑडियंस ये समझना चाहती है और मैं खुद भी समझना चाहता हूँ कि आम इंसान पार्टी क्या चाहती है, उसका क्या मकसद है और किस तरह आप इन चीज़ों को लेके आगे चलेंगे। देखिए, पाकिस्तान जो आइन है पाकिस्तान का, उसकी रूह से पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरी मुल्क है। बदकिस्मती ये है कि पिछले 76 सालों से ना हम इस्लामी बन पाए और ना हम जमहूरी बन पाए। इस्लामी को हम थोड़ा सा अगर साइड पे रख दें तो सियासी गुफ्तगू हो रही है, तो इसमें मैं चाहूँगा कि हम जमहूरियत पे बात करें। अब पाकिस्तान में जो जमहूरी निज़ाम है ये एक जाली जमहूरियत है। जाली जमहूरियत इस तरह से है कि पाकिस्तान में जितने भी तबके हैं माशरे के,
जितनी तहें हैं माशरे की, उनकी नुमाइंदगी पार्लियामेंट में कहीं नजर नहीं आती। आप देखें कि हमारी पार्लियामेंट में मुल्क के अंदर लाखों ड्राइवर मौजूद हैं जो ट्रांसपोर्ट के शोबे से वाबस्ता हैं। कोई रिक्शा चला रहा है, कोई टैक्सी चला रहा है, कोई वैगन चला रहा है, कोई बस चला रहा है। ये लाखों की तादाद में है, लेकिन इनका कोई नुमाइंदा भी पार्लियामेंट में नहीं। बिल्कुल इसी तरह से मुल्क के अंदर लाखों स्कूल टीचर्स हैं, कॉलेज टीचर्स हैं, यूनिवर्सिटी टीचर्स हैं, उनका कोई नुमाइंदा पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है। मुल्क के अंदर लाखों वो अफराद हैं जो छोटे दुकानदार हैं, जो अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, उनका कोई नुमाइंदा हमारी पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है। तो इस तरह से किसानों का, मजदूरों का और बहुत सारे हमारे जितने तबकात हैं, उनकी नुमाइंदगी हमारी पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि ये जो जमहूरियत है, ये जाली जमहूरियत। इसमें असली जमहूरियत कैसे हो सकती है जब ये सारे नुमाइंदे वहां पे मौजूद हों, और ये चूंकि आम लोग हैं, इन्हें डरा धमका कर सियासत से भगा दिया गया है और किसी हद तक सियासत से मुतनफर कर दिया गया है और इनको मिसगाइड कर दिया गया है ताकि ये अपनी नुमाइंदगी कहीं मांग न लें। आम इंसान पार्टी ये चाहती है कि मुल्क के अंदर असली जमहूरियत हो और हर तबके का नुमाइंदा जो है वो वहां पे मौजूद हो, ताकि कानून साजी जब हो तो तमाम तबकात के जो मफादात हैं उनको मद्देनजर रखा जाए। अब जब हमारी नुमाइंदगी नहीं है आम इंसान की पार्लियामेंट में, तो जो भी कानून बनता है वो आम इंसान के खिलाफ बनता है। आम इंसान की कहीं पे सुनवाई नहीं है, उसके लिए कोई कानून साजी नहीं है, उसकी फलाह बहबूद के लिए कोई मंसूबे नहीं है। तो ये एक मकसद है आम इंसान पार्टी का कि वो आम इंसान को पार्लियामेंट में देखना चाहती है और वहां पहुंचाना चाहती है। ठीक है, अब तक का सर जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, जो थोड़ा सा मुशाहिदा है, उससे तो यही लगता है कि ये जो जागीरदार हो गए, जर्नल हो गए, या जजेस हो गए, या ब्यूरोक्रेट्स हो गए, जो एलीट क्लास है हमारी, वही जो है वो असम्बलियों में पहुंचती है। और आपने एक चीज़ मज़ीद बता भी दी कि आम जो लोगों के लिए किस तरह से उनको सियासत से जो है वो मिसगाइड करके पीछे किया गया, धकेला गया उनको, ताकि वो ना है। अब मेरे जहन में जो सवाल उठता है वो ये उठता है, क्या आम इंसान इन असम्बलियों तक पहुंच सकता है? क्योंकि 90% तो आम इंसान लोग हैं और उन्हीं के ही सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो इस सिलसिले में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इज़ इट पॉसिबल दैट आप नॉर्मल और एक आम इंसान है वो असम्बली में जा सके? अगर जा सकता है तो कैसे? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। इंसानों के अंदर खदशात डाले गए, हमारे दिलों में डर, खौफ पैदा किया गया है, कभी डायरेक्टली तशद्दुद करके और कभी तशद्दुद के वाक़यात से हमारे दिल दहल जाते हैं। तो ये सारी साजिश है बेसिकली आम इंसान को सियासत से बाज रखने के लिए। सियासत को नया लिबादा पहनाया गया है, उसके नए कानून वज़ा किए गए हैं और उन कवानीन की मौजूदगी में आम इंसान सियासत में हिस्सा नहीं ले सकता। ये उसके अंदर खौफ भी है, नफ्सियाती तौर पर भी उसको बताया गया है कि सियासत में हिस्सा लेने के लिए अब आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होनी चाहिए, डाले होने चाहिए, आपके पास लैंड क्रूजर्स होनी चाहिए, आपके पास जो है वो अरबों रुपया होना चाहिए, आपके पास बहुत बड़े बड़े घर होने चाहिए, आपके पास गार्ड्स होने चाहिए। तो ये जो स्टैंडर्ड सेट किया गया है अशराफिया की तरफ से, मखसूस तबके की तरफ से, ये बड़ा खतरनाक है। ये एक जाली स्टैंडर्ड सेट किया है। आम इंसान जब चाहे इस स्टैंडर्ड को रद्द कर सकता है। देखिए, बहुत आम सी बात है, एक आम फहम बात है कि हमारे जो वोट हैं, आम इंसान के वोट से हम 90% हैं इस माशरे का, कम अज कम 90%, 25 करोड़ अफराद हैं कमो बेश हम।
तो 25 करोड़ अफराद वोट देकर जाली लोगों को इंतखाब करते हैं। तो ये 25 करोड़ अफराद अगर अपना जहन बदल लें, अपनी सोच बदल लें, हम इनको किसी तरीके से एजुकेट कर पाएं, तो क्या होगा कि ये अपने जैसे लोगों को इंतखाब करेंगे, अपने जैसे लोगों को मुंतखब करेंगे इलेक्शंस के अंदर, अपने जैसे लोगों को खड़ा करने में हेल्प करेंगे। तो जब आम इंसान इलेक्शन में खड़ा हो और आम इंसान को ही वोट दे, अपने जैसों को वोट दे, तो ये दुनिया बदल सकती है। ये तमाम झूठ, तमाम जो जाली मॉडल बनाए हुए हैं, ये खत्म हो सकते हैं और हम इनको बड़ी आसानी से शिकस्त दे सकते हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ आम इंसान के दिल से खौफ निकालना और उनके दिमाग में एक बात बिठानी है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, कोई इसमें मसला नहीं है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ अपनी राय बदलनी है कि हमने अपने जैसों का इंतखाब करना है और खुद सियासत में हिस्सा लेना है, तो ये मसला हल हो सकता है। राजा साहब, अगर हम देखें इस चीज़ को कि इट्स बिन 75 ईयर्स और एक माइंड सेट स्ट्रांगली बन गया है, और फिर जो हम देखते हैं जिनके पास, जैसे आपने बताया कि बड़ी बड़ी कोठियाँ, लैंड क्रूज़र, और आगे पीछे पैसे, बिरादरी सिस्टम, कम्युनिटी सिस्टम, ज़ुबान, तासुब, मजहबी, तो बहुत सारी छोटी छोटी लॉबीज बन गई हुई हैं। तो इन सारी लॉबीज को के लिए डोंट यू थिंक कि ये कोई इतना इजी टास्क नहीं होगा? हालांकि आना तो आम इंसान पार्टी को चाहिए, तो किस तरह से इनका माइंडसेट हम चेंज कर सकते हैं? और आपको क्या लगता है कि कितना अरसा इन सारी चीज़ों को लग जाए कि इनकी समझ में ये बात आ जाए कि 90% आम इंसान लोग हैं, और जब तक आम इंसान लोग उन असम्बलियों में नहीं पहुंचेंगे, अपनी किस्मत का फैसला जो है वो खुद नहीं कर सकेंगे। तो इसके लिए एक तो वक्त कितना लग जाएगा, और हमें क्या नई स्ट्रैटेजीज अपनाना पड़ेंगी इसके लिए? कुछ आप बता चुके हैं, कुछ और बता दें नए सुनने वाले के, ताकि उनके जहन में किसी भी किस्म की कोई गलत फहमी या खुशफहमी है तो वो निकले एंड दे कैन कम ऑन अ ट्रैक एक्चुअली। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बुनियादी सवाल पूछा है, और ये वो सवालात हैं जो आम इंसान के जहन में हैं और वो सब जानना चाहते हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक बड़ी अहम पॉइंट की तरफ जो है वो तवज्जो दिलाई है, और ये आम इंसान का समझना ज़रूरी है। देखिए, अभी तक के जो मामलात हैं वो ऐसे चल रहे हैं कि तख्ता मश्क बनाया हुआ है आम इंसान को। जो अशराफिया है, जो इस वक्त के हुक्मरान हैं और जो इससे पहले रहे हैं, वो सब के सब इकट्ठे होकर अपने मफादात के लिए काम करते हैं। जितनी भी कानून साजी हो रही है फायदे के लिए, वो उनके लिए हो रही है जो या तो किसी न किसी सूरत में हुकूमत का हिस्सा है। हमारी जितनी भी मफाद मिल रहा है अभी हमारी कानून साजी से, वो या तो जजेस को मिल रहा है, जुडिशरी को मिल रहा है, या फिर हमारी मिलिट्री को मिल रहा है, या फिर हमारी ब्यूरोक्रेसी को मिल रहा है, या फिर मीडिया को मिल रहा है, और बाकी किसी को कुछ नहीं मिल रहा। उनसे सिर्फ टैक्स लिए जाते हैं और टैक्सों की रेशो बढ़ाई जा रही है। तो ये वो मसाइल हैं जिनको एड्रेस करने के लिए आम इंसान पार्टी का और आम इंसान का इक़्तिदार में आना जरूरी है। अब जाहिर है आम इंसान को रिप्रेजेंट करने के लिए एक पार्टी की जरूरत है। उस पार्टी का काम क्या है, यानी आम इंसान पार्टी का रोल क्या है, क्या करना है उसने सिर्फ लोगों के दिमाग में ये बात बैठानी है कि हम किस तरीके से अपने आप को इस काबिल बना लें कि उस खौफ से हम बाहर निकल आए, उस दहशत से हम बाहर निकल आए जो इस वक्त हुक्मरानों ने हमारे लिए फैला रखी है कि हम सियासत नहीं कर सकते। हम वोट तो दे सकते हैं, लेकिन वोट लेकर हुकूमत में नहीं जा सकते या ऐवानों में नहीं बैठ सकते। पूरी दुनिया में अगर आप देखें, पाकिस्तानी यहाँ से जाते हैं अमेरिका के अंदर, वो सियासत में हिस्सा ले लेते हैं। एक दूध वाला यूके के अंदर और अमेरिका के अंदर और मुख्तलिफ
جو مہذب دنیا ہے، مہذب تو خیر اسے نہیں کہنا چاہیے، ماڈرن دنیا یا جو امیر ممالک ہیں، خوشحال ممالک ہیں، ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان کے اندر وہ جا کے سیاست میں حصہ لے سکتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں دودھ والا جو ہے وہ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتا۔ تو ہم نے لوگوں کو یہ بات بتانی ہے، ہمارے ممبران جتنے زیادہ سے زیادہ ہمارے ممبر سازی ہوگی، جتنے سے زیادہ لوگ ویڈیوز بنائیں گے، میڈیا پہ آ کے بات کریں گے، تو اب یہ مسئلہ جو ہے وہ آسان ہو گیا ہے۔ پہلے یہ ممکن نہیں تھا، پہلے اس لیے ممکن نہیں تھا کہ عوام کی میڈیا تک رسائی نہیں تھی۔ آج کیمرہ موجود ہے، آپ کے پاس مائک موجود ہے، آپ کو آزادی ہے، آپ اپنی بات کر سکتے ہیں۔ تو اگر میری بات ان 25 کروڑ انسانوں تک پہنچ جائے تو میرے ساتھی جو ہیں، جو ہماری عام انسان پارٹی کے ممبر ہیں، وہ سب ویڈیوز بنائیں، وہ اس پہ بات کریں، ٹاک شوز ہوں، اور اس کے نتیجے میں ایک شعور پھیلے گا اور عوام کو یہ بات پہلے ہی سمجھ آ چکی ہے۔ یہ زیادہ دیر نہیں اس پہ لگے گی۔ آپ نے پوچھا کتنا ٹائم لگے گا، تو یہ عوام کو بالکل تیار کھڑی ہے۔ لیڈرشپ نہیں ہے اس وقت ملک کے اندر، ہم لیڈرشپ اکٹھی کر رہے ہیں مختلف پارٹیوں کے اندر، سوشل تنظیموں کے اندر۔ جو ہم خیال لوگ ہیں، ہم ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ آئیں، ہمارے ساتھ ملیں، اور تاکہ ہم ایک بڑی پارٹی جو ہے وہ بنا سکیں، اور یہ پارٹی جوں گرو کرے گی، انشاءاللہ آنے والے چند سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ تبدیلی آپ کو نظر آئے گی۔ پارلیمنٹ کے اندر عام انسان جو ہے ان کا وجود آپ کو نظر آئے گا، اور وہ اپنے حقوق کی بات کر رہے ہوں۔ بہت خوب، بہت اچھے سے آپ نے ساری چیزوں کو بیان کر دیا، اور ابھی جب آپ جواب دے رہے تھے تو ایک دم میں فلیش بیک میں گیا، اور وہاں میرا خیال ہے کہ بالکل صحیح باتیں آپ نے کی ساری کی ساری۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الطاف حسین جو ایم کیو ایم کے تھے، وہ آپ کے سامنے ایک لائیو ایگزامپل ہے۔ انہوں نے دو کمرے میں جو لوگ رہتے تھے، ایک عام لوگ، ان میں سے کچھ ہمارے دوست بھی تھے جو بعد میں ایم این اے اور ایم پی اے وغیرہ بنے، تو انہوں نے ان کو اسمبلیوں میں جو ہے وہ بٹھایا ہے۔ تو اس کا مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں پر امید رہنا چاہیے، جو آپ کی میں نے باتیں سنی۔ دوسری بات کہ ایک مائنڈ سیٹ چینج کرنا چاہیے، اور ظاہر ہے وہ یہی ہے، وہ دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ ایک تو آپ خوف زدہ ہیں، وہ خوف ان کو نکالنا ہے، اور مین جو آپ نے ججز کی، جرنلز کی، اور دوسرے تیسرے لوگوں کی، جرنلسٹ کی بات کی ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو صرف آج بھی اس کولونیل مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہیں، یعنی کہ اب پاکستان بن گیا، دے آر آل سول سرونٹ، لیکن وہ جو پہلے انگریزوں کے لیے وہ کام کرتے تھے، لائک امریکہ، سوری یو کے لیے، اور وہ انہوں نے کمشنر، انہوں نے جج، وہ مامے چاچے کے لوگ ہوتے تھے، اور وہ ان کے لیے کام کر رہے تھے۔ بٹ 1947 میں پاکستان بن گیا ہے، اور ہم لوگ بھی، عام انسان بھی آج تک وہی کلونیل مائنڈ سیٹ رکھا ہوا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ آقا داتا ہے، حالانکہ یہ سول سرونٹ ہے۔ تو لوگوں کو اگر اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ ان کو جو سیلریز ملتی ہیں یا جو مرات ملتی ہیں وہ تو ہمارے ٹیکس سے ملتی ہیں، تو ان کو ان کی اوقات میں رکھنا چاہیے، تو شاید اس طرح سے بھی لوگوں کا تھوڑا سا ذہن ہو۔ اچھا سر، ایجوکیشن میں بھی آپ کا بہت کنٹریبیوشن رہا، اور ایجوکیشن کی جو امپارٹنس ہے اس سے ہم انکار کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ دنیا میں جتنے بھی ڈیولپمنٹ ملک ہیں انہوں نے ایجوکیشن کے اوپر کام کیا۔ تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی نظر میں ایجوکیشن کیا ہونی چاہیے، نمبر 2 پاکستانیوں کے لیے کیا ایجوکیشن ہونی چاہیے، اور تیسری بات یہ بھی بتاتے جائیے کہ آج کل کی جو ایرا ہے، جو ڈیجیٹل ایرا ہے، اس لحاظ سے بھی اب ہماری تعلیم کس سمت میں ہونی چاہیے، اس میں کیا انڈیکس ہونا چاہیے، اس میں کیا ٹاپک، کیا سبجیکٹ وغیرہ ہونے چاہیے؟ جی سر۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ایجوکیشن سر تھوڑا سا میں عام جو نقطۂ نظر ہے اس سے ہٹ کے سوچتا ہوں، اور میرے نزدیک ایجوکیشن جو ہے یہ کوئی چیز انسان کے اندر ڈالنے کا نام نہیں ہے، یہ برین سٹفنگ نہیں ہے بیسیکلی۔ میرے نزدیک جو ایجوکیشن ہے
وہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ان بورن کوالٹیز دی ہیں ان کوالٹیز کو سمجھنے کا نام ہے، ان کوالٹیز کو باہر نکالنے کا نام ہے۔ یعنی جو استاد ہے وہ بیسیکلی ایک کین آبزرور ہے جو اس اسٹوڈنٹ کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے بعد اپنے مخصوص ٹولز استعمال کر کے وہ انویسٹیگیٹ کرتا ہے کہ اس شخص یا اس بچے کے اندر کون سی صلاحیتیں رب تعالیٰ نے رکھی ہیں، وہ جو صلاحیتیں انسان کے اندر نیچر نے رکھی ہیں ان صلاحیتوں کو سمجھنا، انہیں باہر نکالنا، انہیں نکھارنا تعلیم کا نام ہے۔ میرا تعلیم سے یہ مراد ہے کہ انسان کی اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو باہر نکالا جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے 2-3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ جسے ہم سکولنگ کہتے ہیں، 5 سال کی ایجوکیشن، یعنی 5 سال سے 10 سال تک کی جو ایجوکیشن ہوتی ہے، 5 سے 10 سال کی عمر میں جو بچہ ایجوکیشن حاصل کرتا ہے پہلے 5 سال، اس میں اسکول کا کام یہ ہے کہ وہ ہمیں صرف بتائے پیرنٹس کو اپنے ٹولز یوز کر کے، اپنی ٹیکنیکس یوز کر کے، اپنے سائنٹیفک میتھڈ استعمال کر کے کہ ہمارے جو بچہ ہے وہ ہے کیا، وہ ڈاکٹر ہے، وہ انجینئر ہے، وہ سائنٹسٹ ہے، وہ پولیٹیکل لیڈر ہے، وہ مذہبی اسکالر ہے، وہ کیا ہے۔ تو جب یہ ڈیفائن ہو جائے کہ ہمارا بچہ ہے کیا، تو اگلے 5 سال ہم اس کو اس شعبے سے متعلق ایک بیسک ایجوکیشن دیں، اور وہ بیسک ایجوکیشن کے بعد وہ مزید ریفائن ہو جائے گا، اس کی مزید خوبیاں سامنے آ جائیں گی، اب وہ 100% پروفیشنل بننے کے لیے تیار ہے۔ پھر اس کو یونیورسٹی میں لے جائیں آپ، اور وہاں پہ 5 سال کی یا 6 سال کی یا جتنی بھی آپ سمجھتے ہیں انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق اور انٹرنیشنل جدید ترین ریسرچ کے مطابق اس کو ہم وہ پروفیشنل بنا دیں جو اللہ نے اس کے لیے پروفیشن چوز کر رکھا ہے۔ بہت ہی زبردست اور اتھینٹیکیٹڈ جو ہے وہ آپ نے آنسر کیا ہے۔ میرا خیال ہے پاکستان میں بات یہ ہے جو ایکٹر ہے وہ ٹیچر بن گیا ہے، جو ٹیچر ہے وہ اس کو اس قوم نے جو ہے وہ ٹیچر بنا دیا ہے، اور جس کا جہاں کام ہے، مطلب اب میں جب انٹیریئر سندھ میں تھا تو وہاں بھی 98% لوگوں سے پوچھیں، بلکہ 100% یہی کہتے تھے کہ ویدر دے وانٹ ٹو بیکم ڈاکٹر اور انجینئر، تیسری کوئی آپشن ہی نہیں تھی۔ تو آپ نے بہت زبردست کہا کہ جیسے 5 سال سے 10 سال تک کی بچے کی جو عمر ہوتی ہے تو وہ ایک جبلت سے ٹرانسفر ہوتا ہے، یعنی کہ جبلت ہوتی ہے، عادات ہوتی ہے، اور پھر فطرت میں وہ کنورٹ ہو سکتا ہے۔ تو جبلت میں کے دوران آپ اس کو تھوڑا بہت، جیسے آپ نے کہا کہ آپ اس کو مولڈ کر سکتے ہیں اور ریکگنائز کر سکتے ہیں اس کا ٹرینڈ کس طرف ہے، یہ کیا کر سکتا ہے۔ پھر عادات بھی کہتے ہیں کہ ہیبٹ کین بی بروکن، عادات بھی توڑی جا سکتی ہیں، بٹ ایک جب فطرت آدمی کی بن جاتی ہے وہ تو پھر وہ ساری چیزیں بہت مشکل ہو جاتی ہیں۔ اچھا سر، اب کووڈ کے بعد یہ دیکھا گیا کہ آن لائن ایجوکیشن بہت زیادہ رہی ہے، ایک نیا ایک ٹینڈنسی جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوئی ہے۔ تو آپ کا ایک پرسنل اوپینین کیا ہے آن لائن جو ایجوکیشن ہے ہماری؟ جی، بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ آن لائن ایجوکیشن، چونکہ اب دنیا ساری آن لائن کی طرف جا رہی ہے تو ایجوکیشن کو بھی آن لائن ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ ویسے ہے گلوبل سینیریو کے اندر کہ کیونکہ باقی دنیا بھی آن لائن ایجوکیشن کی طرف جا رہی ہے تو ہمیں بھی جانا چاہیے۔ اس کا ایک پہلو پاکستان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت ویل ٹرینڈ اساتذہ نہیں ہے، ہمارے پاس ایک بہت اچھا کریکلم نہیں ہے، فرسودہ نظام ہے سارے کا سارا، اور یہ نظام جو ہے یہ اوپر سے ٹھونسنے کا نام ہے۔ ہم کتابیں پڑھا کے ہم بچے کی مت مار دیتے ہیں، اور جب اچھی طرح سے اس کی مت مر جاتی ہے، اس کی عقل فہم فراست جو ہے وہ جواب دے جاتی ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اب اس کو جواب دیں۔ اب وہ جواب کے قابل ہی نہیں ہوتا، اس کے اندر صلاحیت رہتی کوئی نہیں۔
जो होती है वो हमने उसके ऊपर ऑपरेशन कर करके 5-10 साल 15 साल जितनी जितनी वो तालीम हासिल करता है, जितना टाइम वो यूनिवर्सिटी में, स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ता रहता है, तो मैं कहता हूँ कि जितने साल उसने तालीमी मैदान में लगाए हैं, उतने ज़्यादा जहालत के टीके उसको लग चुके हैं। अब उसका संभलना, उसका ठीक होना, उसका सही रिस्पॉन्ड करना मुमकिन नहीं रहा। तो इस निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है। ऑनलाइन एजुकेशन क्या है कि आपको अपने गली मोहल्ले के किसी मास्टर साहब से नहीं पढ़ना, आपके पास दुनिया जहान के उस्ताद मौजूद हैं, आप उनसे सीखें। एक से ज़्यादा उस्ताद मौजूद हैं, तो अच्छे से अच्छे उस्ताद मौजूद हैं। आप एक ही सब्जेक्ट के, एक ही बात के ऊपर, एक ही टॉपिक के ऊपर जब 10 लोगों की वीडियोस देखेंगे ऑनलाइन, तो आपके अंदर एक डाइवर्सिटी आएगी, आपके अंदर एक सवाल जन्म लेंगे, आपका जहन खुलेगा, आपको शऊर मिलेगा, और उसके नतीजे में आप सही इल्म की तरफ गामजन हो सकेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि तालीमी इदारे जो हैं वो ऑनलाइन होने चाहिए। अब हमें जो फॉर्मल एजुकेशन है उसको ऑनलाइन कर देना चाहिए, क्योंकि इससे बेहतर और कोई निज़ाम हमारे पास मौजूद नहीं है। इसका एक और सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर कहीं कमी रह गई है हमारी टीचर्स ट्रेनिंग में, हमारे करिकुलम में, हमारे स्कूलों के स्ट्रक्चर के अंदर कहीं पे भी कोई कमी रह गई है, तो अब हम यकदम उसको फरसूदगी को 0 से उठा के 100 पे अप टू डेट कर सकते हैं दुनिया के मुकाबले में, क्योंकि अब हमें वो पूरा ढांचा, पूरा स्ट्रक्चर ही अचानक बदल दिया। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद से हम अपने आप को जल्दी एजुकेट कर सकते हैं एज ए नेशन। बहुत अच्छे से आपने जवाब दिया, और उसमें ये है कि एक अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टीचर भी जो हैं वो, जैसे कि आपने कहा कि उनका वो कैलिबर या वो स्टैंडर्ड नहीं है, तो ऑनलाइन में बिल्कुल आपने सही फरमाया कि हमारे पास बहुत से ऑप्शंस होते हैं, बेहतर से बेहतर टीचर मिल सकते हैं, और उनसे मुख्तलिफ लोग एक ही चीज़ को अपने डिफरेंट वे में पढ़ा रहे होते हैं, और बहुत स्ट्रॉन्ग एग्जांपल्स भी टीचर देते हैं। तो ये आपने ठीक कहा कि उनके पास जितने ज़्यादा ऑप्शन होंगे और उतने अच्छे से वो चीज़ों को समझेंगे और इन फ्यूचर जाकर वो कुछ कर सकेंगे। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली रेहान अल्लाहवाला के साथ काम करने की, उनके स्कूल को देखने की, और एज ए इंग्लिश लैंग्वेज में मैं एज ए डायरेक्टर वहाँ काम करता रहा। तो आपकी भी माशाल्लाह एक बड़े वायरल हैं, और बहुत हद तक जो उनका विजन मिशन है उसको यहाँ के लोगों को तो डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इटली से रेहान अल्लाहवाला साहब को उनका जो विजन था, जो मिशन था, जो उनकी स्ट्रगल्स थी, और वो अपनी कौम के लिए, पाकिस्तानियों के लिए जो कुछ करना चाहते थे, तो वहाँ से उनको इटली से अवार्ड भी मिला है। तो आपका भी माशाल्लाह काफ़ी इंटरेक्शन रहा है रेहान अल्लाहवाला साहब से, और उनके एजुकेशन को आप ही समझते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा बेहतर बता सकें इस बारे में, रेहान अल्लाहवाला साहब और उनका जो रेहान स्कूल है। जी, पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि रेहान अल्लाहवाला साहब एक गुरु आदमी हैं, एक उस्ताद आदमी हैं, और एक सच्चे और पक्के पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तानियों का वो तालीमी लेवल बढ़ाना चाहते हैं, उनको जदीद बनाना चाहते हैं, उनको सोशल मीडिया पे लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो बच्चे हैं और बड़े हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, ताकि दुनिया के अंदर पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जो है वो बेहतर हो जाए। दुनिया को ये पता चले कि हम क्या कर रहे हैं, और पाकिस्तान जो है, जो हमें समझा जाता है बाहर की दुनिया में कि हम टेररिस्ट हैं, हम बहुत ही बिल्कुल जहालत है और हम निकम्मे लोग हैं। तो ये थोड़ा-सा बहुत ही सर सैयद वाला काम वो कर रहे हैं। जो तारीख में सर सैयद अहमद खान ने किया, वो काम जो है वो अब रेहान अल्लाहवाला साहब कर रहे हैं। तो मैं दिल से उनका एहतराम करता हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने रेहान स्कूल भी बनाया, और जो उनका क्लेम ये है कि वो जो बच्चे उनके स्कूल में दाखिल हैं
وہ 1 लाख रुपया महीना कमाएं और पढ़ें भी और साथ वो काम भी करें। ये बड़ी अच्छी बात है, अच्छी सोच है। वो कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे, ये तो रेहान अल्लाह वाला साहब ही बता सकते हैं। हम उस सोच को अप्रिशिएट ज़रूर करते हैं। लेकिन मुझे वहाँ पे एक छोटी-सी कमी नज़र आई है, अगर वो उसको उसमें थोड़ी-सी तब्दीली कर लें, क्योंकि उनके मॉडल के अंदर ये तो है कि हर बच्चे को वो फ्रीलांसिंग और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की बुनियादी तालीम ज़रूर दे रहे हैं और वो चाहते हैं कि इससे लोग पैसे भी कमाएँ। लेकिन वहाँ पे कोई ऐसा साइकोलॉजिकल टेस्टिंग सिस्टम नहीं है, जो मेरी नज़र से नहीं गुज़रा, जहाँ पे बच्चे को एनालाइज़ किया जाए कि वो उसके अंदर सलाहियत क्या है। अब मिसाल के तौर पर एक बच्चे के अंदर सलाहियत है पॉलिटिकल लीडर बनने की और उसको आप ई-कॉमर्स सिखा रहे हैं, तो वो तो ज़ाहिर है वो नहीं वो कर पाएगा। या वो मज़हबी स्कॉलर बनना चाहता है और आप उसको कह रहे हैं कि वो कैनवा पे काम करो, तो वो कितनी देर करेगा? वो नहीं कर सकता। तो पहले इसका एनालिटिक्स होना चाहिए, एनालिसिस होना चाहिए कि बच्चा जो है वो है क्या? इन नेचर क्या है? उसकी इनबॉर्न क्वालिटीज़ क्या हैं? जो क्वालिटीज़ हैं, उसके मुताबिक उसको एजुकेट करना चाहिए। तो सिर्फ़ एजुकेट करना जो है, ये काफ़ी नहीं है। अब इंसान को परखना, इंसान को जाँचना, इंसान को समझना जो है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़बरदस्त आपने ना सिर्फ उनके बारे में बताया, बल्कि आपने थोड़ी सी सजेशन भी दी, जो कि हमेशा ऑलवेज रिस्पेक्टेबल होती है और ऑलवेज उसके ऊपर काम करना चाहिए, वर्क करना चाहिए। तो यहाँ चूँकि मेरा 3 महीने मैंने काम किया है रेहान भाई के साथ उनके इंस्टीट्यूट्स में, कुरंगी कैंपस में ज़्यादा, और वहाँ पर भी जो मुनव्वर कैंपस है बलोच कॉलोनी के पास। तो असल में जहाँ तक मैं समझा हूँ, आई डोंट नो वो सही है या गलत है, कि वो ज़्यादातर लोगों को वहाँ पर लेके जाना चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा, चूँकि आने वाला एक आईटी का दौर है, तो इसलिए लोग जो है वो आईटी की तरफ रहें। अब आईटी में भी चेयरमैन साहब बहुत सारी फील्ड्स आ जाती हैं। मिसाल के तौर पे मैं मुख्तसरी बताऊँगा कि अब उन्होंने वहाँ पर जैसे पिक्चर से स्टोरी राइटर का कहा, तो इसका मतलब कि अगर ये बच्चा, इसके अंदर राइटिंग एबिलिटी है, ये आथर है, तो कल कला को वो कंटेंट राइटर बन सकता है। इस तरह वहाँ पर एक चीज़ टेरेक्स दिखाई जाती है, और टेरेक्स में ये होता है एक आदमी अपनी पूरी लाइफ का निचोड़ उसमें दे देता है, तो वहाँ से इनको जो है वो एक शऊर मिल जाता है और एक मोटिवेशन मिल जाती है, और उससे फ़ायदा ये होगा कि सुन किस तरह से क्या बात की जाती है, कल कला को ये पब्लिक स्पीकर भी बन सकते हैं। फिर वो इनको एक इंग्लिश का एनवायरनमेंट देने के लिए, जो वो एनी के साथ जो है वो उनकी इंग्लिश भी होती है। उसके अलावा जैसे कैनवा में पोस्ट बनाए, तो कैनवा में ज़ाहिर सी बात है कि अब ग्राफिक डिज़ाइनर का जो है वो बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, तो उसमें बच्चों में अगर कोई क्रिएटिविटी है तो वो वहाँ पे चले जाएं। और इन फ्यूचर ज़ाहिर है वेब डेवलपमेंट का, ऐप बनाने का, सॉफ्टवेयर्स का, डिजिटल मार्केटिंग का, बहुत सारे शोबेस हैं। तो ये बिल्कुल एक अभी उनकी एक बेसिक सी ये चीज़ें चल रही हैं। तो आईटी से रिलेटेड वो मुख्तलिफ टास्क दिए होते हैं उन्होंने 6 महीने 1 साल तक, ताकि वो उसको पता चले, हाँ मैं कंटेंट राइटर बन सकता हूँ, मैं ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकता हूँ, मैं वेब डेवलपर बन सकता हूँ, मैं वेब डिज़ाइनर बन सकता हूँ, या मैं कोई सॉफ्टवेयर बना सकता हूँ। तो इवेंचुअली वो उसी पर जाएंगे। लेकिन आईटी से रिलेटेड जो है वो स्कूल चूँकि एक डिजिटल स्कूल है, तो वहाँ पर जो पेरेंट्स भी लाते हैं अपने बच्चों को, उनके अंदर भी एक यही है कि आईटी से रिलेटेड जो है वो स्किल्स सीखेंगे। लेकिन हाँ, वो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जैसे आपने कहा कि वो रिलीजियस स्कॉलरशिप बन सकता है, वो बहुत बड़ी कोई टीचर बन सकता है, या उसके अंदर कोई और स्किल्स हों, तो उस लिहाज से उसे रिकग्नाइज करके उस बच्चे को वहाँ लेके जाए। तो ये तो बहुत ही वैलिड पॉइंट है। अच्छा सर, मैं अब आपसे ये कहूँ, आपने माशरे को बहुत करीब से देखा भी है, मैं आपसे ये पूछूं कि अगर आप 2-3 एडवाइस करना चाहें माशरे को, एज ए चेयरमैन, पोलिटिकली भी आप कह सकते हैं, एजुकेशन भी, रिलीजियसली भी,
अगर आप थोड़ा सा कोई एडवाइस कर सकें हमारे लोगों को। जी, बहुत जी शुक्रिया। सर। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी कौम है, हमारे पाकिस्तानी हैं, ये भरपूर टैलेंट रखते हैं और इनके अंदर जो है ये सलाहियतें मौजूद हैं, इनको सीखने की ज़रूरत है। अपनी सलाहियतों को बेहतर करें, ऑनलाइन सीखें और यूट्यूब से और दीगर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं उनसे अपनी स्किल्स को बेहतर बनाएं और अपने आप को इंटरनेशनल मार्केट में सर्व करने के लिए रेडी करें। एक बात। दूसरी बात ये है कि जब हम 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे अपने ख़ानदान के लिए काम करते हैं, तो वहाँ पे हमें 1 घंटा कम से कम हर पाकिस्तानी को पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए। अगर हम 1 घंटा हर पाकिस्तानी पाकिस्तान के लिए कुछ वीडियोस बनाए, सोशल मीडिया पे बात करे या कोई और एक्टिविटी करे, सफाई कर सकते हैं हम गलियों की, सड़कों की, मोहल्लों की, हम पानी के प्रॉब्लम हल कर सकते हैं, हम अपने खम्भों पे बल्ब लगा सकते हैं। छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ करके हम अपने पाकिस्तान को खूबसूरत और जदीद और बेहतर बना सकते हैं, तो ये हमें बनाना चाहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका आज के इंटरव्यू के लिए। बहुत मज़ा आया और बहुत कुछ सीखने को भी आपसे मिला। तो मेरी यही कोशिश होगी इंशाअल्लाह ताला जल्द दोबारा आपसे किसी और टॉपिक पर गुफ्तगू करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।